नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका पी स्टडी यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का सामान्य परिचय। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जीव विज्ञान का सामान्य परिचय क्या होता है। तो पढ़ते हैं, जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवों और जीवन से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें जीवों और जीवन से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें हम पौधों, जानवरों, सूक्ष्मजीव के जीवन से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें जीवों की संरचना, कार्य, विकास, आनुवंशिकी और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों को समझा जाता है। तो इसमें हम जीवों की संरचना यानी उनकी बनावट और उनके कार्य, विकास, आनुवंशिकी और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों को समझते हैं। अब हम इसके खोज देखते हैं, यानी जीव विज्ञान की खोज। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में दो वैज्ञानिकों ने किया। यानी जीव विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में दो वैज्ञानिकों ने किया। पहले जो वैज्ञानिक थे वे थे लैमार्क, यह फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। दूसरे जो वैज्ञानिक थे वे थे ट्रेविरेंस, जो जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक थे। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो शब्द होता है वह होता है बायो, और जो दूसरा शब्द होता है उसे हम बोलते हैं लोगस। बायो शब्द का हिंदी होता है जीवन, और लोगस का हिंदी होता है अध्ययन। यानी बायो और लोगस दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है जीवन का अध्ययन। यानी बायोलॉजी का अर्थ हो जाता है जीवन का अध्ययन। अब हम देखते हैं सजीव कौन होते हैं, यानी हु इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। सजीव किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सजीव लिविंग ऑर्गेनिज्म वे हैं जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सजीव वे होते हैं जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। वे कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो जो पहली विशेषता है वह है श्वसन, यानी जो सजीव होंगे उसमें श्वसन होगा। दूसरी जो विशेषता है वह है वृद्धि, यानी जो सजीव होंगे उसमें वृद्धि होगा। तीसरी जो विशेषता है वह है पाचन, यानी जो सजीव होंगे उनमें पाचन होगा। चौथी जो विशेषता है वह है पोषण, यानी जो सजीव होते हैं उनमें पोषण होता है। अगली जो विशेषता है वह है उत्सर्जन, यानी जो सजीव होंगे उनमें उत्सर्जन होगा। अगली जो विशेषता है वह है प्रजनन, यानी जो सजीव होते हैं उनमें प्रजनन होता है। जैसे आप देखेंगे इधर जो पेड़ है तो पेड़ों में क्या होता है, तो इनमें वृद्धि होता है। और जो इधर देखेंगे जो जानवर है तो जानवरों में भी वृद्धि होता है, श्वसन होता है, और भी सारी चीजें पाई जाती हैं। वैसे ही देखेंगे आप पक्षियों में, तो पक्षियों में भी श्वसन होता है, वृद्धि होता है, और भी चीजें इसमें पाई जाती हैं। वैसे होते हैं मनुष्य, तो मनुष्यों में भी श्वसन होता है, वृद्धि होता है, और इनमें पाचन तंत्र भी पाया जाता है। तो वे सजीव जिनमें श्वसन, वृद्धि, पाचन, पोषण, उत्सर्जन और प्रजनन होता है वे सजीव कहलाते हैं। अब हम देखते हैं क्या पौधे यानी प्लांट्स सजीव होते हैं, यानी जो पौधे होते हैं क्या वे सजीव होते हैं। तो इसका आंसर होता है
हाँ, पौधे सजीव होते हैं। यह क्या होते हैं? यह सजीव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें श्वसन होता है, वृद्धि होती है, पाचन होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है और प्रजनन होता है। तो वे जीव जिनमें श्वसन, वृद्धि, पाचन, पोषण, उत्सर्जन और प्रजनन होता है, वे सजीव कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे तो जो पौधे होते हैं, यानी इधर देखेंगे आप, यह पौधा है, तो इनमें क्या होता है? इनमें श्वसन भी होती है, वृद्धि भी होता है, पाचन भी होता है, प्रजनन भी होता है। तो ये जो होते हैं ये सजीव होते हैं। अब हम देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। तो इसमें दो शाखाएं मुख्य रूप से होती हैं। पहली जो शाखा होती है उसे हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। दूसरी जो होती है उसे हम बोलते हैं जंतु विज्ञान, जिसे हम जूलॉजी बोलते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। यह विज्ञान पौधों का अध्ययन करता है, यानी जो वनस्पति विज्ञान है इसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं। पौधों की संरचना, उनके विकास, पोषण, प्रजनन और उनके पर्यावरण से संबंधित अध्ययन इसमें शामिल होते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं, यानी जो वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वनस्पति विज्ञान है उसका जनक किसे माना जाता है। तो इसके जनक थियोफ्रेस्टस होते हैं। दूसरा अब हम देखते हैं जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान को हम इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं। यह शाखा जानवरों का अध्ययन करती है, यानी जो जंतु विज्ञान होती है उस शाखा में हम जानवरों का अध्ययन करते हैं। जानवरों की शारीरिक संरचना, कार्य, व्यवहार, पारिस्थितिकी और उनके पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन इसमें शामिल होता है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। तो जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक हम अरस्तु को मानते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो यह दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है, और जो जंतु विज्ञान के जनक हैं वह है अरस्तु। आप फिगर में देख सकते हैं, जो ऊपर वाला फिगर है यह है थियोफ्रेस्टस और जो नीचे वाला फिगर है यह है अरस्तु। अब हम देखते हैं वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक के बारे में। तो पढ़ते हैं, थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो फिगर में आप देखेंगे यह है आपके थियोफ्रेस्टस। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें हम वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। दूसरा देखेंगे जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक के बारे में। अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। तो फिगर में आप देखेंगे यह है आपके अरस्तु। अरस्तु ने अपनी पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें हम जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। अब हम देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाओं में कुछ और वैज्ञानिकों का योगदान। तो सबसे पहला जो शाखा है वह है आनुवांशिकी, जिसे हम जेनेटिक बोलते हैं। तो जेनेटिक के क्षेत्र में ग्रेगर मेंडल,
ने अपनी खोजों से महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ग्रेगर मंडल एक वैज्ञानिक थे। आप इधर देख सकते हैं, यह है आपके ग्रेगर मंडल। तो इन्होंने आनुवांशिकी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दूसरा आप देखेंगे विकासवाद, यानी जिसे हम एवोल्यूशन बोलते हैं, के क्षेत्र में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन की थ्योरी प्रस्तुत की। तो आप फिगर में देखेंगे तो यह है चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने विकासवाद के क्षेत्र में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम प्राकृतिक चयन था। तीसरा आप देखेंगे सूक्ष्म जीवों के अध्ययन में एंटनी वन ल्यूवेनहुक का योगदान रहा। तो आप फिगर में देखेंगे यह है ल्यूवेनहुक, जिन्होंने सूक्ष्म जीवों के अध्ययन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब हम देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे होता है? तो सबसे पहले इसमें जो आता है तो कोशिका, यानी सबसे पहले कोशिका का निर्माण होता है, जिसे हम इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है, यानी कोशिका के बाद उत्तक बनता है। उत्तक कैसे बनता है? तो इसमें जो सेल के ग्रुप्स होते हैं, यानी कोशिकाओं का जो समूह होता है, उसे ही हम उत्तक कहते हैं। उत्तक से मिलकर अंग का निर्माण होता है, जिसे हम ऑर्गन्स बोलते हैं। यानी जब कई उत्तक मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है, जिसे हम ऑर्गन्स कहते हैं। और जब अंग मिलते हैं तब अंग तंत्र का निर्माण होता है, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और लास्ट में जाकर जीव का निर्माण होता है, जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आप फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें जो होता है तो यह होता है आपकी कोशिका, यानी सेल। सेल के बाद क्या होता है? आपके बनते हैं उत्तक। तो यह किसका उत्तक है? तो यह आपका लीवर का उत्तक है। और जब उत्तक मिलते हैं तब निर्माण होता है अंग का, यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर लीवर क्या है? आपका एक पूर्ण अंग होता है। और जब कई अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसे हम अंग तंत्र बोलते हैं, यानी ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। और जब ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हो जाता है तो यह पूरा मिलकर एक ह्यूमन शरीर तैयार करते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कोशिका का निर्माण होता है, और कोशिका से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है, और उत्तक से मिलकर अंग बनते हैं, और अंग से मिलकर अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंत में जाकर जीव बनते हैं, यानी जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं, यानी जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। इसके द्वारा सभी सजीवों को उनके समान गुणों और विशेषताओं के आधार पर कई समूहों में बांटा जाता है। यानी जो जीवधारियों का वर्गीकरण है, इसके द्वारा सभी सजीवों को उनके समान गुणों और विशेषताओं के आधार पर कई समूहों में बांटा जाता है। इस प्रणाली को टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो जो जीवधारियों का वर्गीकरण है, इसके द्वारा जब हम सजीवों को उनके समान गुणों और विशेषताओं के आधार पर कई समूहों में बांटते हैं, तो यह प्रणाली ही टैक्सोनॉमी कहलाती है। कार्ल लिनियस ने 18वीं सदी में आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव रखी थी। कार्ल लिनियस एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 18वीं सदी में आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव रखी थी। तो यह एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव किसने रखी थी? तो इसको रखने वाले थे कार्ल लिनियस। आप इसको याद रखेंगे। आगे हम देते हैं वर्गीकी, यानी टैक्सोनॉमी के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप्स होता है वह होता है पहचान। दूसरा जो स्टेप होता है वह होता है वर्गीकरण। तीसरा जो स्टेप होता है वह होता है नामकरण। यानी तीनों स्टेपों के माध्यम से हम
वर्ग की यानी टैक्सोनॉमी करते हैं। आगे पढ़ते हैं। कैरोलिनियस ने एक बुक लिखी जिसे हम सिस्टेमा नेचुरे बोलते हैं, जिसमें उन्होंने सभी जीवों के वर्गीकरण के लिए उन्हें दो भागों में विभाजित किया था। तो कैरोलिनियस ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे। उसका क्या नाम था? तो सिस्टेमा नेचुरे उसका नाम था। आप देखेंगे यहाँ पे सिस्टेमा नेचुरे, जिसमें उन्होंने क्या किया था, सभी जीवों को वर्गीकरण के लिए उन्हें दो भागों में विभाजित किया था। तो पहला जो भाग था उसे हम बोलते हैं पादप जगत, यानी जिसे हम प्लांट किंगडम कहते हैं। और जो दूसरा था उसे हम बोलते हैं जंतु जगत, यानी इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एनिमल किंगडम। अब हम देखते हैं पहला दो जगत वर्गीकरण, यानी दो जगत वर्गीकरण को किसने खोजा था? तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसको बताने वाले थे कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो जगत वर्गीकरण किया था। इसके हिसाब से जीवधारियों का वर्गीकरण दो भागों में होता है। तो पहले जो होता है उसे हम बोलते हैं पादप जगत, यानी प्लांट किंगडम, और जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं जंतु किंगडम। तो कार्लोस लिनियस ने दो जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। दूसरा अगला देखते हैं हम तीन जगत वर्गीकरण, यानी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसको बताने वाले थे हार्नेस्ट हैकल। हार्नेस्ट हैकल ने तीन जगत वर्गीकरण का प्रस्तुतिकरण किया। इनके अनुसार तीन जगत वर्गीकरण तीन भागों में होता है। पहला जो भाग होता है वह होता है पादप जगत, यानी प्लांट किंगडम। दूसरा जो वर्गीकरण होता है वह होता है जंतु जगत, यानी एनिमल किंगडम। और तीसरा जो होता है वह होता है प्रोटिस्टा, यानी जो हर्नेस्ट हैकल थे इन्होंने तीन जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगला देखते हैं पांच जगत वर्गीकरण। तो इसको प्रस्तुत करने वाले थे आर.एच. व्हाइट हैकर। आर.एच. व्हाइट हैकर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पांच जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो पहला जो वर्गीकरण था वह था पादप जगत, यानी प्लांट। दूसरा जो जगत था वह था जंतु जगत, यानी एनिमल। तीसरा जो जगत था वह था प्रोटिस्टा। चौथा जो जगत था वह था मोनेरा। और जो पांचवा जगत था वह था कवक। तो आर.एच. व्हाइट हैकर ने पांच जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो दो जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो कार्लोस लिनियस ने दो जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तीन जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने प्रस्तुत किया था। पांच जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो आर.एच. व्हाइट हैकर ने पांच जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अब हम देखते हैं मोनेरा के बारे में कि मोनेरा किसे कहा जाता है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं पढ़ते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, यानी जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वह मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं इनके कोशिका में नाभिक नहीं पाया जाता है। इनमें एकल कोशिका वाले जीव आते हैं, यानी जो मोनेरा होता है इसमें एकल कोशिका वाले जीव आते हैं और ये सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। पोषण विधि देखेंगे तो कुछ मोनेरा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी किसे कहा जाता है? तो वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम बोलते हैं स्वपोषी, यानी ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जैसे नीला हरा शैवाल, यानी जो नीला हरा शैवाल होता है वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए इसे हम मोनेरा के अंतर्गत रखते हैं। तो कुछ मोनेरा स्वपोषी होते हैं जबकि कुछ परपोषी होते हैं। परपोषी किसे कहा जाता है? जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे हम परपोषी कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे हम नीला हरा शैवाल बोलते हैं, आर्किया, ये क्या होते हैं? ये मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा जो होता है प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा की प्रमुख विशेषताएं पढ़ते हैं। इसमें यूकैरियोटिक एकल कोशिकाएं जीव शामिल होते हैं। इसमें कौन से जीव शामिल होते हैं? तो इसमें जो यूकैरियोटिक एकल कोशिकीय जीव होते हैं वह शामिल होते हैं, जिनके कोशिका में नाभिक पाया जाता है। कुछ प्रोटिस्टा स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और कुछ औपनिवेशिक रूप से, यानी कुछ प्रोटिस्टा स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोटिस्टा औपनिवेशिक के रूप में रहते हैं। पोषण विधि देखेंगे तो यह स्वपोषी और परपोषी दोनों हो सकते हैं, यानी जो प्रोटिस्टा होते हैं वह स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। उदाहरण जैसे देखेंगे तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और शैवाल, यानी जो अमीबा होता है वह आपका प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। जो पैरामीशियम होता है, जो यूग्लिना होता है, यह प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं हम, तीसरा जो होता है वो होता है फंगी। तो फंगी की प्रमुख विशेषताएं पढ़ते हैं। यह यूकैरियोटिक जीवों का समूह है, यानी जो फंगी होते हैं वह यूकैरियोटिक जीवों का एक समूह होता है, जिसमें बहुकोशिकी और कुछ एकल कोशिकाएं जीव होते हैं। तो इसमें कौन कौन से जीव होते हैं? इनमें बहुकोशिकी और कुछ एकल कोशिकीय जीव होते हैं। इनका शरीर धागे नुमा संरचना से बना होता है। जो फंगी होते हैं उनका शरीर धागे नुमा संरचना से बना होता है। पोषण विधि देखेंगे तो परपोषी होते हैं, यानी जो फंगी होते हैं वह परपोषी होते हैं, यानी ये मृत जीव और अपघटित पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। यानी जो फंगी होते हैं वह परपोषी होते हैं और मृत जीवों और अपघटित पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। ये सैप्रोफाइटिक पोषण विधि का उपयोग करते हैं, यानी जो फंगी होते हैं ये सैप्रोफाइटिक पोषण विधि का उपयोग करते हैं। उदाहरण देखते हैं तो जो मशरूम होता है वह फंगी के अंतर्गत आता है। ईस्ट जो होता है, मोल्ड जो होता है, पेंसिलिनियम जो होता है, यह फंगी के उदाहरण होते हैं। अगला देखते हैं, यानी जो चौथा होता है वह होता है प्लांट। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं पढ़ते हैं। इसमें सभी स्वपोषी बहुकोशिकी यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। पौधों में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो इसमें सभी स्वपोषी बहुकोशिकी यूकैरियोटिक जीव शामिल होते हैं। ये मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं, यानी जो पौधे होते हैं वह मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाते हैं और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जो पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। पोषण विधि देखेंगे तो यह स्वपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। यानी जो पौधे के अंतर्गत आते हैं वह स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। उदाहरण देखेंगे, सभी प्रकार के पौधे जैसे पेड़, झाड़ियाँ, घास, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पौधे के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं, यानी पांचवा, जिसे हम बोलते हैं जंतु। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। इसमें सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। तो इनमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो इसमें सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इनमें कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी जो जंतु होते हैं इनमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और ये उत्तक, अंग और प्रणालियों से बने होते हैं। यानी जो जंतु होते हैं ये उत्तक, अंग और कई प्रणालियों से मिलकर बने होते हैं और इनके अंदर कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पोषण विधि देखेंगे तो ये परपोषी होते हैं, यानी जो जंतु होते हैं वह परपोषी होते हैं, यानी अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। इनमें पाचन तंत्र होता है, यानी जो जंतु होते हैं यह परपोषी होते हैं और अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं और इनमें पाचन तंत्र पाया जाता है। उदाहरण देखेंगे तो मानव, शेर, मछली,
कीड़े, पक्षी, सरीसृप, उभयचर जंतु जो होते हैं वह एनिमल के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।